नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जैविक अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल सी चैप्टर नंबर 21 स्टार्ट करेंगे। इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर के बारे में ये चैप्टर है। फ्रेंड्स, मेरे ख्याल सबसे बड़ा चैप्टर इस पूरे मॉड्यूल का ये रहने वाला है, तो मे भी इसमें 5-6 पार्ट हो जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। एजेंडा अगर देखें इस लेक्चर का, बैंकिंग क्या होती है सीखेंगे, समझेंगे, और साथ ही साथ में बैंकिंग का इतिहास क्या रहा है हमारे देश में, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। मतलब बहुत ज़्यादा जोर देने वाला लेक्चर नहीं है ये, बस थोड़ा थोड़ा सुनते और समझते हुए चलिएगा। सो व्हाट इज बैंकिंग? बैंकिंग इज क्लासिकली डिफाइंड एज द बैंक इन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंकिंग की परिभाषा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में दी गई है। एज पर सेक्शन 51B ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग इज द accepting for the purpose of lending and investment of deposit of money। ये अगर इतना हम यहाँ से अभी ध्यान ना दें तो बैंकिंग इज द एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज, एंड विड्रॉएबल बाई चेक, ड्राफ्ट और ऑर्डर अदरवाइज। तो अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 51B देखा जाए तो वो परिभाषा देता है बैंकिंग की, मनी का एक्सेप्ट करना बैंक के द्वारा, पब्लिक से पैसे का स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना डिपॉजिट के रूप में, जो कि डिमांड पर रीपेबल है, यानी कि जब कस्टमर डिमांड करे तो उसको रीपे किया जाए। अगर चाहे विड्रॉ करना तो वो चेक, ड्राफ्ट या ऑर्डर से, या जैसा भी मेथड अवेलेबल हो उससे विड्रॉ कर सके। किस चीज़ के लिए ये पैसे एक्सेप्ट किए जाते हैं? डिपॉजिट के तौर पर, ताकि उसको लेंडिंग या इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के से बैंक यूज कर सके। ठीक है, तो जनता से पैसे को लेना ताकि वो पैसे लोन के तौर पर बांटे जा सके, उसे ही फ्रेंड्स बैंकिंग कहा जाता है। ठीक है, बस इतनी सी बात है ये। सेक्शन 51C फर्दर डिफाइंस अ बैंकिंग कंपनी एज एनी कंपनी व्हिच ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। सेक्शन 51C जो है बैंकिंग कंपनी की परिभाषा देता है। कोई भी कंपनी जो बैंकिंग का बिजनेस इंडिया में करती हो उसे फ्रेंड्स बैंकिंग कंपनी कहा जाता है। ऐसी कंपनी जो बैंकिंग का काम करती हो, जैसे मेरी कंपनी है अशोक बैंकिंग इंस्टीट्यूट, तो हम बैंकिंग का काम नहीं करते हैं तो मुझे बैंकिंग कंपनी नहीं कहा जाएगा। लेकिन HDFC एक बैंकिंग का काम करने वाली कंपनी है तो उसे बैंकिंग का है, वो एक कंपनी लेकिन बैंकिंग का काम करती है, दैट्स वाई बैंकिंग कंपनी कहलाएगी। सेक्शन 6 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट डिफाइन इन डिटेल द टाइप्स ऑफ एक्टिविटी दैट बैंक्स आर अथराइज्ड टू कैरी आउट, ऑल्दो अंडर मॉडर्न डे बैंकिंग बैंक्स आर एम्ब्रेस्ड मैनी अदर टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ टू। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 6 बताता है कि बैंक क्या क्या काम कर सकते हैं, किन किन कामों को करने के लिए अथराइज है। क्या सब्जी बेच सकते हैं? नहीं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में दे रखी हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 6 में। ठीक है, और आजकल की बैंकिंग, मॉडर्न डे बैंकिंग में अगर हम देखा जाए तो बैंक और भी बहुत तरीके के काम करना शुरू कर दिए हैं, जैसे इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, ये सारी चीज़ें हमने स्टार्ट कर रखी हैं बैंकिंग के अलावा भी। राइट, The traditional type of business that bank undertakes are acceptance of deposit, extending loans, advances and other miscellaneous services। अगर ट्रेडिशनल देखा जाए, ट्रेडिशनली पहले के तौर पर देखा जाए तो बैंकों के द्वारा काम किया जाता था जनता से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, लोन देना, एडवांसेस देना और अदर मिसलेनियस सर्विसेज को प्रोवाइड करना। ठीक है, कई बार ये शब्द बार बार आता है, लोन एंड एडवांसेस। क्या डिफरेंस होता है? लोन में ऐसे समझो फ्रेंड्स, लोन देने का मतलब EMI बंधी हुई है, पहले से ही सारी नियम और शर्तें डिस्कस हो चुके हैं और बिना बैंक की परमिशन के पैसा निकाला नहीं जा सकता है। ठीक है, एडवांसेस का क्या होता है? एडवांसेस मतलब आपका फ्रेंड्स ये CC और OD। CC-OD में क्या है? एक बार लोन CC-OD सैंक्शन हो गया, अब आपको बैंक से आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है, निकाल लीजिए पैसे, जाइए निकाल लीजिए। एडवांस निकाल रहे हैं आप, ठीक है, एडवांस ओवरड्राफ्ट, आपने 4 लाख एडवांस ओवरड्राफ्ट करवा लिया बैंक से, तो अब 4 लाख आप निकाल रहे हैं बिना बैंक से पूछे, डाल रहे हैं बिना बैंक से पूछे, दैट्स काइंड ऑफ एडवांस। और जहाँ EMI बन जाए, जैसे आपने कार लोन लिया, CC और OD एडवांस हो गया। बस इतनी सी बात होती है। लोन एंड एडवांसेस शब्द का बार बार यूज होता है, थोड़ा जान लेना जरूरी है। ओके, डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर्स आर 2 बेसिक टाइप्स, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम या टर्म डिपॉजिट। तो जो डिपॉजिट होते हैं जनता से वो 2 तरीके के होते हैं, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट। अब देखो, हम
एकदम बेसिक सी बातें यहाँ पर कर रहे हैं, अगर आप ये देखें तो बेसिक बातें एकदम शुरुआती है। व्हाइल द डिमांड डिपॉजिट आर दोज डिपॉजिट फॉर व्हिच द डिपॉजिटर्स कैन डिमांड रीपेमेंट एट एनी टाइम। तो डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट होता है जिसमें कस्टमर रीपेमेंट कभी भी मांग सकता है। जैसे फ्रेंड्स आपका सेविंग अकाउंट हो गया और करंट अकाउंट हो गया। डिमांड डिपॉजिट का मतलब फ्रेंड्स ऐसा है कि कस्टमर का मन किया सोमवार के दिन वो उसका मन किया मुझे 5,000 चाहिए, आया सेविंग अकाउंट में एक फॉर्म भरा, उसने डिमांड की कि मुझे चाहिए, आप देंगे, मजबूरी है आपकी। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट का ये सीन होता है, उसने डिमांड की, कहा मुझे आज पैसे निकालने पड़ेंगे, दैट्स डिमांड डिपॉजिट। ठीक। टर्म डिपॉजिट एक सर्टेन टर्म के लिए, टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए चीज़ें फिक्स कर दी जाती हैं, दैट्स वाई फिक्स डिपॉजिट, या इसी को फ्रेंड्स टर्म डिपॉजिट भी कहा जाता है, आरडी रिकरिंग डिपॉजिट भी होता है। ठीक है। तो टर्म डिपॉजिट वो डिपॉजिट होता है व्हिच आर प्लेस्ड इन बैंक्स फॉर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम एंड आर रीपेबल टू द डिपॉजिटर ओनली ऑन द मैच्योरिटी डेट। तो ये फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए किए जाते हैं, एफडी आरडी वगैरह, और इनकी मैच्योरिटी डेट पर ही इनको विड्रॉ कर सकते हैं। बाद में एक्सेप्शन आ गया, एडवांस हाइब्रिड प्रोडक्ट बने, जिसमें भाई इसमें भी अब जब चाहे तब निकाल सकते हैं, मतलब जो है मैच्योरिटी से पहले। बट जो रियल मीनिंग थी, शुरुआत जब बैंकिंग की हुई थी, तो देयर वर टू टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट कस्टमर जब चाहे तब निकाल ले, टर्म डिपॉजिट टर्म पूरा होने पर निकाला जाता था। While there are several types of advances that bank extend to their customer, they can be classified into two broad segments, फंड बेस्ड फैसिलिटी और नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी। वैसे तो बैंक बहुत तरीके के लोन देते हैं, एडवांस देते हैं अपने कस्टमर को, लेकिन उनको दो ब्रॉड कैटेगरी में बांटा गया, फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड। फंड बेस्ड का मतलब हुआ जिसमें रुपया जाए, बैंक की जेब से रुपया निकले, फंड बेस्ड हो गया। नॉन फंड बेस्ड, इसमें बैंक की जेब से रुपया नहीं जाता है, जा सकता है पर तुरंत नहीं जाता है। जैसे बैंक गारंटी हो गई, अगर किसी चीज़ के लिए बैंक ने गारंटी दे दी तो बैंक ने सिर्फ वादा किया है कि निभाऊंगा वादा, ठीक है, पैसे नहीं देता है। कब पैसे देगा? जब वो गारंटी एग्जीक्यूट होगी, जब ऐसी स्थिति हो जाए कि कस्टमर नहीं दे पा रहा तो बैंक पैसा देता है इन दैट केस, लेकिन नॉर्मली रुपए नहीं जाते हैं। कार लोन करवाया, फंड बेस्ड फैसिलिटी है, तुरंत ही पैसा चला जाएगा, ठीक है, लेकिन बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, इसमें समय तुरंत पैसा नहीं जाता है। ठीक है, क्लियर हो जाती बात। फंड बेस्ड फैसिलिटी इंक्लूड दोज रीपेबल ऑन डिमांड लाइक डिमांड लोन्स, ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, वेयर एज टर्म लोन्स आर दोज एक्सटेंडेड for procuring capital item, equipment like plant and machinery etc., and which are contracted to be repaid only in periodical installment EMI or at the end of period of the loan। देखिए समझते हैं इसमें क्या है। फंड बेस्ड फैसिलिटी में ऐसे लोन होते हैं जिन्हें डिमांड लोन कहते हैं, जो डिमांड पर रीपेबल होते हैं, यानी कि जैसे बैंक ने कहा कि अब तुम लोन अदा करो तो अदा करना है, तो डिमांड लोन हो सकते हैं। ओवरड्राफ्ट, बैंकों में हम लोग जो एम्प्लॉय होते हैं ओवरड्राफ्ट ले लेते हैं। बिजनेसमैन जो होते हैं उनको कैश क्रेडिट सीसी अलाउ कर दी जाती है। इसके अलावा टर्म लोन होते हैं, तो जैसे टर्म डिपॉजिट होता है वैसे टर्म लोन होता है। जो लोन किसी सर्टेन टाइम पीरियड के लिए हो टर्म लोन कहलाएगा। जैसे 7 साल के लिए व्हीकल लोन, 7 साल के लिए कार लोन, 15 साल के लिए हाउसिंग लोन, ये सारे टर्म लोन होते हैं, एक सर्टेन टर्म के लिए होते हैं और इनमें ईएमआई रखी जाती है कि इतना ईएमआई आपको भरना पड़ेगा। तो क्या सर ओवरड्राफ्ट और सीसी में टर्म नहीं होता है? नहीं, सीसी और ओडी खुल गई, वो अपना रिन्यू होती रहती, चलती रहती है जब तक कि कोई मामला गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट में जैसे आपने 4 लाख की अगर ओडी बैंक में करवा रखी होगी तो वो चल रही है, आपके रिटायरमेंट तक चलेगी, राइट। तो ओवरड्राफ्ट और सीसी का ये केस होता है फ्रेंड्स, ओके। और इसमें जो टर्म लोन होते हैं वो दिए जाते हैं ताकि जो है इक्विपमेंट्स या कैपिटल आइटम, मतलब किसी को फैक्ट्री वगैरह अगर जो है स्थापित करनी है तो उसके लिए अगर वो प्रोक्योर करना चाहता है कैपिटल आइटम या इक्विपमेंट, प्लांट और मशीनरी लेना चाहता है तो उसके लिए टर्म लोन दिए जाते हैं, जो कि रीपे किए जाते हैं ईएमआई बेसिस पर, और ये या फिर जो है आर एट द एंड ऑफ पीरियड ऑफ द लोन, या फिर पेमेंट की जाती है जब जो है लोन का पीरियड पूरा हो जाता है। ठीक है, तो देखो एक तो ईएमआई बेस्ड हो गया, ईएमआई वाला लोन हो गया जिसमें हर महीने पैसा जाता रहेगा। दूसरा होता है फ्रेंड्स जिसे बुलेट लोन कहते हैं। बुलेट लोन मतलब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि आपको लोन दे दिया गया मान लो 5 साल के लिए, तो आपको 5 साल तक कुछ नहीं देना है और 5 साल खत्म होने के बाद में मूलधन प्लस ब्याज इकट्ठे ही जमा करना पड़ेगा, तो उसे बुलेट लोन कहते हैं। वही बोल रहा है आर एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ लोन, लोन के खत्म होने के बाद आपको इकट्ठे ही पेमेंट करना, तो ये बुलेट टाइप का पेमेंट होता है। नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी है, नॉन फंड बेस्ड, इसमें बैंक जो है
हार्ड कैश नहीं देता, बट इन्हेंसेस द क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ देयर कस्टमर बाई लेंडिंग देयर नेम। अपना नाम दे करके जो व्यक्ति है उसका विश्वास पात्रता बढ़ाता है, यानी उसका क्रेडिट वर्थीनेस बढ़ जाती है। बैंक ने अगर गारंटी दे दी तो जो कस्टमर है उसका जलवा बढ़ गया, तो बैंक ने अपना नाम दिया कि मैं गारंटी देता हूं कि अगर ये बंदा नहीं पैसा देगा तो मैं पैसे दूंगा, तो उस क्रेडिट वर्थीनेस उसकी बढ़ जाती है कस्टमर की। इसके एग्जाम्पल में लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसे एलसी भी कहा जाता है, बैंक गारंटी, बिल्स का को एक्सेप्टेंस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ फ्रेंड्स इसमें से किसी में भी पैसा नहीं दिया जाता है, पैसे एक ढेला भी जो है बैंक किसी को नहीं देता है, सिर्फ वादा करता है या अपना नाम देता है। ठीक, बिसाइड्स द प्राइमरी, मैंने आपको बैंक गारंटी वाला कॉन्सेप्ट समझा ही दिया था फ्रेंड्स कि मान लो 5 करोड़ का लोन लेना है, 5 करोड़ का लोन लेना है या कोई काम है, तो उसमें अगर मान लो पीएनबी ने गारंटी दे दी कि भाई हम जो है तुम्हारा 5 करोड़ लौटाएंगे, अगर ये हमारा कस्टमर मान लो एक कस्टमर है, ये नहीं लौटाएगा तो हम लौटा देंगे। तो अब अगर पीएनबी वादा कर रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई, तुरंत ही 5 करोड़ रुपए ए को मिल जाएंगे। अब मान लो ए नहीं पैसे चुका पाता है तो पीएनबी बदले में ये पैसा चुकाएगा। बैंक गारंटी का मतलब यही होता है। ठीक है, गारंटी ली है तो वादा, बैंक तो नहीं पीछे हट सकता ना, तो बैंक चुकाएगा। सवाल ये है कि बैंक गारंटी देगा ही क्यों, तो भाई बदले में सर्टेन अमाउंट पैसे लिए जाते हैं, पैसे के बदले में ये काम किया जाता है। Besides the primary function of mobilizing deposit and giving advances, bank provide a range of miscellaneous services including transfer of fund, collection of bill, foreign exchange services, safe deposit lockers, safe custody of documents, executor and trustee services, gift check, merchant banking etc. तो मतलब देखो बुनियादी काम क्या है, डिपॉजिट लेना, जनता से पैसे लेना और एडवांसेस देना यानी लोन देना। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे काम जो है करे जाते हैं बैंकों के द्वारा, जैसे फंड का ट्रांसफ़र, नेफ्ट, आरटीजीएस वगैरह, बिल्स का कलेक्शन यानी कि बिल्स का पेमेंट वगैरह करना, फॉरेन एक्सचेंज के पूरे काम करना, सेफ लॉकर की सर्विसेज देना, डॉक्यूमेंट की सेफ कस्टडी करना, एग्जीक्यूटर डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करना, ट्रस्टी की सर्विसेज देना। इसके अलावा चेक वगैरह हो गए, बाकी जितनी भी जो है सर्विसेज होती हैं वो सारी बैंक द्वारा अभी प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 7(1) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सेक्शन 7(1) बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का कहता है नो कंपनी अदर देन अ बैंकिंग कंपनी शैल यूज एज पार्ट ऑफ इट्स नेम एनी ऑफ द वर्ड बैंक, बैंकर और बैंकिंग। यानी कि बैंकिंग कंपनी के अलावा कोई भी कंपनी अपने नाम में बैंक, बैंकर या बैंकिंग शब्द का प्रयोग नहीं कर सकती है। ठीक है, और अगर जो है कोई कंपनी बैंक का काम करना चाहती है तो उसको इन तीनों शब्दों में से कोई ना कोई एक शब्द प्रयोग करना पड़ेगा। इन तीनों शब्दों में से बैंक, बैंकर्स और बैंकिंग में से कोई ना कोई एक शब्द जो है यूज करना पड़ेगा और बैंकिंग का काम ना। नो कंपनी, देखिए वही लिखा, नो कंपनी सेल कैरी ऑन बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया अनलेस इट यूजेज एज पार्ट ऑफ इट्स नेम एटलीस्ट वन ऑफ सच वर्ड। इनमें से कोई ना कोई एक शब्द। ठीक है, तो जैसे मान लो टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये बैंकिंग कंपनी नहीं है। अगर सोचे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कि मैं बैंकिंग शब्द, बैंक शब्द या बैंकर शब्द का प्रयोग कर लूँ, इन तीनों शब्दों में से कोई एक तो नहीं कर सकते। ठीक है, और इसी तरीके से मान लो कोई बैंक है, कोई भी बैंक का आप नाम लेंगे, केनरा बैंक देखो बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हर जगह इन तीनों शब्दों में से कोई ना कोई एक जो है शब्द प्रयोग जरूर किया जाएगा, तभी आप बैंकिंग का बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर है फर्दर सेक्शन 7(2) स्टेट नो फर्म, इंडिविजुअल आर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल सेल फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन एनी बिजनेसेस यूज एज पार्ट ऑफ इट्स आर हिज नेम एनी ऑफ द वर्ड बैंक, बैंकिंग और बैंकिंग कंपनी। मतलब कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति, फर्म या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, वो बैंक, बैंकिंग और बैंकिंग कंपनी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकती है अनटिल अनलेस कि वो बैंकिंग का काम ना कर रही हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया फ्रेंड्स अभी तक बैंकिंग क्या होती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि बैंकिंग को डिफाइन किया गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 5(1)(b) कहता है कि बैंकिंग का मतलब होता है जनता से पैसे को एक्सेप्ट करना डिपॉजिट के रूप में, जो कि जनता को रीपेबल ऑन डिमांड होता है, वो उसे चेक वगैरह इन सब माध्यमों से निकाल सकते हैं। और जो पैसे एक्सेप्ट किए गए उसका उद्देश्य है लेंडिंग या इन्वेस्टमेंट, यानी कि लोन देना या इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, सेक्शन 5(1)(c) कहता है कि बैंकिंग कंपनी किसे कहेंगे, ऐसी कंपनी जो बैंकिंग का बिजनेस हमारे देश में करती हो उसे बैंकिंग कंपनी कहेंगे। ठीक है, ऐसी कंपनी जो बैंकिंग का बिजनेस हमारे देश में करती है उसे बैंकिंग कंपनी कहते हैं। सेक्शन 6 जो बैंकिंग BR एक्ट
बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का है। सेक्शन 6 डिफाइन करता है कि कौन कौन सी एक्टिविटी जो है हमारे देश में बैंक कर सकते हैं। मॉडर्न डे बैंकिंग में अगर देखा जाए तो बैंक जो है बहुत सारी नए तरीके की एक्टिविटी भी करना शुरू कर चुके हैं। ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो बैंक क्या क्या करते थे, जनता से डिपॉजिट लेते थे, लोन देते थे, एडवांसेस देते थे और भी बहुत सारी मिसलेनियस सर्विसेज देते थे। डिपॉजिट जो है बेसिकली दो टाइप के होते हैं, डिमांड डिपॉजिट, टाइम या टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट है जो डिमांड करने पर कस्टमर को देने पड़ते हैं, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट इसका एग्जांपल हो गया। टर्म डिपॉजिट वो होते हैं जो टर्म पूरा होने पर, टाइम पीरियड पूरा होने पर दिए जाते हैं। इसमें आपका एफडी और आरडी हो गया, ठीक है। उसके बाद में बैंक बहुत तरीके के एडवांसेस देते हैं कस्टमर को, जिसमें आपका सीसीओडी बहुत सारी चीज़ें हो गई। लेकिन अगर ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखा जाए, डेफिनेशन, तो इसमें फंड बेस्ड फैसिलिटी होती है और नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी होती है। दो तरीके का लोन होता है। फंड बेस्ड फैसिलिटी जो होती है उसमें भाई डिमांड लोन हो सकता है, ओवरड्राफ्ट सीसी हो सकता है, टर्म लोन भी हो सकते हैं। टर्म लोन ईएमआई में पे किए जाते हैं या एट द एंड ऑफ पीरियड ऑफ लोन पे कर दिए जाते हैं। नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी होती है, इसमें बैंक हार्ड कैश नहीं देता है बल्कि अपने नाम को लोन करता है, लेंड करता है, अपना नाम उनको दे करके, गारंटी दे करके कस्टमर की वैल्यू को बढ़ा देता है। उदाहरण में इसमें लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसी, बैंक गारंटी और बिल्स को एक्सेप्टेंस फैसिलिटी वगैरह इसका एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन के अलावा, प्राइमरी फंक्शन बैंक का क्या है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन देना। इसके अलावा भी बहुत सारी जो है काम किए जाते हैं बैंकों के द्वारा, जिसमें फंड का ट्रांसफ़र करना, बिल का कलेक्शन करना, फॉरेन एक्सचेंज की सर्विस देना, सेफ डिपॉजिट लॉकर की सर्विसेज और सेफ कस्टडी डॉक्यूमेंट की। इसके अलावा एग्जीक्यूटर का काम करना, बहुत सारे काम बैंकों के द्वारा भी किए जाते हैं। फिर सेक्शन 7(1) बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का कहता है कि कोई भी कंपनी अगर वो बैंकिंग कंपनी नहीं है तो अपने नाम में बैंक या बैंकर या बैंकिंग शब्द का प्रयोग नहीं कर सकती है। वही बात दोबारा से कही गई कि अगर कोई कंपनी बैंकिंग कंपनी है तो उसको इन 3 शब्दों में से कोई ना कोई एक शब्द अपने नाम में जरूर रखना होगा, ठीक है। अगेन 7(2) में वही, कोई फर्म, इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो है अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं बैंकिंग के अलावा तो अपने नाम में बैंक, बैंकिंग या बैंकिंग कंपनी शब्द को प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया में। इंडिया में बैंकिंग की हिस्ट्री की बात करेंगे हम, अगला टॉपिक। और आप एक चीज़ और देखेंगे कि यहाँ कहीं ना कहीं हम जो चैप्टर नंबर 20 में पढ़े हैं वही चीज़ दोबारा रिपीट होगी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैंक ऑफ हिंदुस्तान इन ईयर 1770 in Kolkata marked the starting of formal Indian financial system. This bank however discontinued services in 1832। तो हमारे देश में सबसे पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान इस्टेब्लिश किया गया 1770 ईस्वी में कलकत्ता में, और इसी के साथ में फॉर्मल इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की शुरुआत हो जाती, बैंकिंग की शुरुआत हो जाती है। लेकिन 1832 में ये बैंक बंद हो गया। देयर वर वेरियस बैंक दैट इमर्ज आफ्टर हिंदुस्तान बैंक सच एज जनरल बैंक ऑफ इंडिया, अवध कमर्शियल बैंक। यानी कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान के बाद में और भी बैंक आए, जैसे जनरल बैंक ऑफ इंडिया चला और बंद हो गया, अवध कमर्शियल बैंक जो कि चला और बंद हो गया। इनकी स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट दे रखी है, हम पढ़ेंगे नहीं लेकिन, ठीक है। तो और भी बैंक आए, बैंक ऑफ हिंदुस्तान आया, जनरल बैंक ऑफ इंडिया आया, अवध कमर्शियल बैंक आया। हाउएवर दीज बैंक्स वर आल्सो नॉट एबल टू कंटिन्यू फॉर लॉन्ग। लेकिन ये सभी बैंक बहुत ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सके, बंद हो गए। फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक द बैंक ऑफ कलकत्ता वाज इस्टेब्लिश इन कलकत्ता ऑन जून 2, 1806। तो 2 जून 1806, देखिए अगर हम यहाँ से देखें तो यहीं से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत हो रही है, यहीं से ही एसबीआई बनना शुरू होता है। तो सबसे पहले बैंक ऑफ कलकत्ता बनता है 2 जून 1806 को। बाद में इसी को नाम बदल करके बैंक ऑफ बंगाल कर दिया जाता है 1809 में, सिर्फ नाम बदला गया। और इसी तरीके से बैंक ऑफ महाराष्ट्र सामने आता है 1843 में, और फिर बैंक ऑफ बॉम्बे सामने आता है 1843 में जुलाई में, ठीक है। तो अगर देखें तो 3 बैंक हो गए हमारे पास, बैंक ऑफ बंगाल 1809, बैंक ऑफ मद्रास जो कि जो है 1843, और बैंक ऑफ बॉम्बे 1843 में ये भी सेटअप होता है। ऑल दीज 3 बैंक्स, ये जो तीनों बैंक हैं जो हमने गोले किए हुए हैं, तीनों बैंक मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। क्या बनाया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में बना दिया गया, ठीक है। तो 3 बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे को मिलाकर के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना 1921 में। और बाद में इसी को कन्वर्ट करके देश का पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बनाया गया, जिसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहा गया 1 जुलाई 1955 को। 1 जुलाई 1955 को हमारे देश का पहला पब्लिक सेक्टर बैंक सामने आता है, और उसकी पूरी घटना इस तरीके से चलती है। पहले बैंक ऑफ कलकत्ता जो कि बैंक ऑफ बंगाल में बदल गया नाम,
बैंक ऑफ मद्रास, बॉम्बे मिला करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में सामने आता है और उसके बाद में 1955 में इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दर्जा दे दिया जाता है। ड्यूरिंग द लेट 19th century and early 20th century, as fallout of the स्वदेशी movement, a number of ethnic Indian banks were established. 19वीं शताब्दी के लेट में और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में स्वदेशी मूवमेंट का प्रभाव ये हुआ है ना, स्वदेशी अपनाव का प्रभाव ये हुआ कि कई सारे इंडियन बैंक जो है सामने निकल करके आए, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक है 1894 में, बैंक ऑफ इंडिया एंड केनरा बैंक 1906 में, बैंक ऑफ इंडिया 1906 में, केनरा बैंक भी 1906 में, इंडियन बैंक 1907 में, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में इस्टेब्लिश होते हैं। ठीक है, ये स्वदेशी मूवमेंट का प्रभाव था कि इतने सारे बैंक जो है फ्रेंड्स इस्टेब्लिश होते हैं। द कोऑपरेटिव मूवमेंट वाज पॉइनियर्ड बाई श्री विट्ठल एल काउथेकर। ठीक है, कोऑपरेटिव मूवमेंट यानी कोऑपरेटिव बैंक का जो कॉन्सेप्ट है वो विट्ठल एल काउथेकर द्वारा लाया गया था, हु स्पेयर हेडेड द अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सेगमेंट इन 1889 इन द देन प्रिंसली स्टेट ऑफ बड़ौदा। यानी कि अहमदाबाद बड़ौदा में इन्होंने 1889 में अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की शुरुआत करी श्री विट्ठल एल काउथेकर ने। ओके, द सेकेंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, दूसरा जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक था वाज पीपल्स कोऑपरेटिव सोसाइटी इन 1905। तो दूसरा जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है वो उसका नाम है पीपल्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि 1905 में आता है बेंगलोर में, इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर। मतलब पहले जैसे राज्य होते वैसे प्रिंसली स्टेट बोला जाता था मैसूर का, ये अंग्रेजों का समय है। एंड दीज बैंक्स मेनली कैटर टू द रिक्वायरमेंट ऑफ अर्बन लोअर इनकम ग्रुप पीपल या पॉपुलेशन। तो ये ज़रूरतें पूरी करते थे शहरी क्षेत्र के जो कम इनकम के ग्रुप के लोग हैं उनकी ज़रूरतों को ये पूरा करते थे। रूरल कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया वाज स्टार्टेड प्राइमरली फॉर डीलिंग विथ प्रॉब्लम ऑफ विलेज क्रेडिट। जो ग्रामीण कोऑपरेटिव कॉन्सेप्ट जो आया सामने वो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सामने आता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कोऑपरेटिव बैंकिंग मूवमेंट रिसीव्ड अ फ्लिप विद द पासिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1904। यानी कि कोऑपरेटिव बैंकिंग जो थी उसको और ज़्यादा बल मिला जब कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1904 में पास कर दिया गया। उद्देश्य क्या था इस एक्ट का? टू इस्टेब्लिश कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी टू इनकरेज थ्रिफ्ट, सेल्फ हेल्प एंड कोऑपरेशन एमंग एग्रीकल्चरिस्ट, आर्टिशियन एंड पर्सन ऑफ लिमिटेड मीन्स। उद्देश्य था इस एक्ट का, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1904 का, कि इस्टेब्लिश करना ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो कि कंजूसी को बढ़ावा दें, सेल्फ हेल्प वाले लोगों को और कोऑपरेशन बढ़ाएं। जो खेती करने वाले लोग हैं, जो कलाकार हैं और जिनके पास में पैसों की कमी है उनका आपस में सहयोग बढ़े, इसी उद्देश्य से कोऑपरेटिव सोसाइटी को इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया गया। मैनी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी वर सेटअप गवर्निंग द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट व्हिच हैज़ अंडरगॉन सर्टन अमेंडमेंट इन द ईयर 1912। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1904 था उसी के तहत में बहुत सारी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी इस्टेब्लिश की गई और इस जो एक्ट है इसमें 1912 में कुछ चेंजेज भी किए गए, अमेंडमेंट भी किए गए। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1904 था उसमें कुछ अमेंडमेंट 1912 में किए गए। एक्सट्रीम टर्बुलेंस इन द फाइनेंशियल मार्केट ड्यूरिंग 1920 एंड 1930 लेड टू क्लोजिंग डाउन ऑफ मैनी बैंक्स। 1920 और 1930 के दौरान जब मार्केट में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची तो उसकी वजह से कई सारे बैंक ऐसे थे फ्रेंड जो बंद हो गए। जब काफ़ी सारे बैंक बंद हो गए तो दिस इस पर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेटर। तो ऐसा ज़रूरत महसूस हुई कि अब कोई न कोई ऐसा हो जो इन सब बैंकों के ऊपर एक बॉस बन करके बैठे और उसी के तहत हिल्टन एंड कमीशन की रिकमेंडेशन पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट होती है 1935 में। ठीक है, नेशनलाइजेशन विद इन द इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री कमेंस्ड विद द नेशनलाइजेशन ऑफ RBI ऑन 1 जनवरी 1949 फॉलोड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन 1 जुलाई 1955। तो हमारे देश में जो राष्ट्रीयकरण हुआ उसकी शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले RBI का वो नेशनलाइजेशन हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 1 जनवरी 1949 को और उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन हुआ 1 जुलाई 1955 को। द गवर्नमेंट नेशनलाइज 14 लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक दोज व्हिच हैज डिपॉजिट ऑफ 50 करोड़ इन द मोमेंटस मूव ऑफ जुलाई 1969। अब तो चैप्टर नंबर 20 अगर 20 देखेंगे तो वहाँ पर भी ये सारी बातें हम कर चुके हैं। इवन लिस्ट दे रखी है उसमें कि 14 बैंक कौन से नेशनलाइज हुए थे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने जो है नेशनलाइजेशन किया
14 बड़े प्राइवेट बैंकों का जिनका डिपॉजिट 50 करोड़ से ऊपर का था, ये काम 19 जुलाई 1969 को हुआ था। फिर उसके बाद में 6 और बैंकों का जो है नेशनलाइजेशन किया गया जिनका 200 करोड़ से ऊपर का डिपॉजिट था, अप्रैल 1980 में। ठीक है। आरबीआई ने लॉन्च कर दिया लीड बैंक स्कीम इन दिसंबर 1969। आरबीआई ने 1969 में लीड बैंक स्कीम लागू करी टू मोबिलाइज डिपॉजिट एंड सेटअप लेंडिंग टू वीकर सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी, ताकि जो है लीड बैंक स्कीम काहे के लिए लाई गई थी सर? इसलिए लेकर आई गई थी ताकि जो है डिपॉजिट को मोबिलाइज किया जा सके और वीकर सेक्शन ऑफ इकोनॉमी को पैसे लोन के तौर पर दिया जा सके। लीड बैंक का क्या मतलब होता है? हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक बैंक, अभी कॉन्सेप्ट है जिसकी सबसे ज़्यादा ब्रांचेस होते हैं उसको लीड बैंक बना दिया जाता है। वही डिसाइड करता है कि इस डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर कितना लोन, क्या बटना है, क्या डेवलपमेंट होना है, वो सारा डिसीजन लीड बैंक ही लेता है। अंडर दिस स्कीम अ लीड बैंक डेजिग्नेटेड फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग प्राइमरी रोल इन सर्वेइंग द क्रेडिट नीड ऑफ द पॉपुलेशन, डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी इन द डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड टू इट। तो लीड बैंक की जिम्मेदारी होती थी कि वो सर्वे करेगा कि कहाँ पर किस पॉपुलेशन को कितनी क्रेडिट की ज़रूरत है और जो है कहाँ पर कितनी क्रेडिट फैसिलिटी की ज़रूरत है, बैंकिंग सर्विसेज कैसे डेवलप करी जाएंगी। जिस डिस्ट्रिक्ट को लीड बैंक को अलॉट किया जाता तो उस डिस्ट्रिक्ट में सारी जिम्मेदारी वही लीड बैंक इस बारे में निभाता था। द गवर्नमेंट पास द आरआरबी एक्ट 1974, यानी कि आरआरबी का उद्भव हो रहा है, यहाँ पर जन्म होता है। आरआरबी 1975 में आते हैं, आरआरबी एक्ट 1974 व्हिच लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरआरबी व्हिच व्हाइल वर्किंग ऑन द मॉडल ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक कैटर्ड एक्सक्लूसिव टू द रूरल क्लाइंटेल। तो इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना शुरू करा। इन द आफ्टरमैथ ऑफ लिबरलाइजेशन एंड रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमेटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म 1991, द बैंकिंग स्पेस फॉर द कंट्री वाज वंस अगेन ओपन अप फॉर सेटिंग अप प्राइवेट बैंक। तो लिबरलाइजेशन के बाद में नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर बैंकिंग सेक्टर को फिर से प्राइवेट सेक्टर बैंकों के लिए खोला गया कि और प्राइवेट सेक्टर बैंक खोले जाएं। ठीक है। अकॉर्डिंगली इन जुलाई 1994 आईसीआई बैंक लिमिटेड वाज इस्टेब्लिश इन बड़ोदरा फॉलोड बाय एचडीएफसी बैंक इन अगस्त 1994। और जब ये प्राइवेट सेक्टर बैंकों के लिए अलाउ किया गया तो जून 1994 में आईसीआई बैंक इस्टेब्लिश हुआ बड़ोदरा में और एचडीएफसी बैंक अगस्त 1994 में इस्टेब्लिश हो जाता है। Post liberalization, a number of other private banks were set up, which ended up with the establishment of Kotak Bank Limited 2003 and Yes Bank Limited 2004। उसके बाद में लिबरलाइजेशन के बाद में जब प्राइवेट बैंकों को अलाउ किया गया तो बहुत सारे और भी बैंक खुले और सबसे आखिरी में खुलता है कोटक बैंक लिमिटेड 2003 में और सबसे लास्ट में यस बैंक लिमिटेड 2004 में खोला जाता है। लेकिन यही ख़त्म नहीं हुआ है। उसके बाद में द लाइसेंसिंग ऑफ बैंक व्हिच हैज़ अ लुल बिटवीन 1994-2004, मतलब कि लाइसेंसिंग की जो प्रक्रिया थी वो बहुत धीमी थी 1994 से 2004 के बीच में। वंस अगेन ओपन अप द ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू आईडीएफसी एंड बंधन बैंक सर्विसेज टू सेटअप यूनिवर्सल बैंक। आईडीएफसी बैंक और बंधन बैंक खोले गए। यूनिवर्सल बैंक के तौर पर फिर से आईडीएफसी बैंक और बंधन बैंक को परमिशन दी गई कि आप यूनिवर्सल बैंक बन सकते हैं। एंड बैंकिंग सेक्टर मूव्ड इनटू द नेक्स्ट लेवल विथ अप्रूवल ऑफ लाइसेंसिंग टू सेटअप डिफरेंशिएटेड बैंक। और इसके बाद में डिफरेंशिएटेड बैंक का भी कॉन्सेप्ट आया जिसके तहत पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक 2015 में स्टार्ट किए गए, इनको लाइसेंस दिया गया। तो यहाँ तक जो है मतलब बैंकिंग पहुँची है कुल मिला करके। ठीक है। तो बैंकिंग कैसे कैसे चली है शुरू से लेकर के हिस्ट्री में, तो एक बार फिर से देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में आता है जिससे कि एक फॉर्मल एंट्री हो जाती है बैंकिंग सेक्टर की। ठीक है। फिर और भी बैंक आए, जनरल बैंक ऑफ इंडिया आया, अवध कमर्शियल बैंक आया, लेकिन इनमें से कोई भी बैंक सर्वाइव नहीं कर सका। फिर जो है प्रेसिडेंसी बैंक खोला गया बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में 2 जून 1806 को, जिसका नाम बदल करके बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया 1809 में। बैंक ऑफ मद्रास जो है इस्टेब्लिश किया गया 1843 में। फिर बैंक ऑफ बॉम्बे 1843 में इस्टेब्लिश किया गया। फिर ये बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे, इन तीनों बैंकों को मिला करके एक बैंक 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनता है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ही बाद में नेशनलाइज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना देता है 1 जुलाई 1955 को। ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनता है, ये पहला पब्लिक सेक्टर का बैंक था। उसके बाद में स्वदेशी मूवमेंट आता है जिसकी वजह से कई सारे बैंक सामने निकल करके आते हैं। स्वदेशी मूवमेंट में ही पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे बैंक सामने निकल करके आते हैं।
कोऑपरेटिव बैंकों की शुरुआत की जाती है श्री विट्ठल एल काउथेकर द्वारा, ठीक है। और इन्होंने 1889 में अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की स्थापना करी थी बड़ोदरा में, ठीक है। उसके बाद में दूसरा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो था उसका नाम था पीपल्स क्रेडिट सोसाइटी, जो कि 1905 में बेंगलोर में स्थापित किया गया। उसके बाद में इसका उद्देश्य था कि अर्बन लो इनकम ग्रुप की जनता को लोन वगैरह की सुविधाएं देना। और ग्रामीण क्षेत्र में भी कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू हुआ और ग्रामीणों की जो क्रेडिट नीड है उसको पूरा करने के लिए इंडियन कोऑपरेटिव जो मूवमेंट था वो बहुत आगे बढ़ा तब जब कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1904 में लाया गया, क्योंकि अब इनको एक्ट ले आया गया तो और भी लोग आसानी से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ खोल सकते थे, ठीक है। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्या था इसका कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी इस्टेब्लिश की जाए जो कि लोगों के अंदर में मतलब जो है बचत की भावना डालें, उनकी हेल्प करें, आपस में कोऑपरेशन बढ़वाएं, एग्रीकल्चर और कलाकार और जो भी लोग हैं जिनके पास पैसों की कमी है, ठीक है। बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप हुई इस एक्ट के तहत, 1904 वाले एक्ट में बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ खुली और इस एक्ट में भी मॉडिफिकेशन 1912 में किया गया। फाइनेंशियल स्थिति खराब होने की वजह से 1920 और 1930 के दौरान बहुत सारे बैंक बंद हो गए, बहुत ज़्यादा उठापटक होने की वजह से। तो ये ज़रूरत महसूस हो गई कि अब हमें एक बैंकिंग रेगुलेटर की ज़रूरत है जो इन सब का बॉस रहे, इन सब के ऊपर लुक आफ्टर करे। उसी के लिए हिल्टन एंड कमीशन बनाया गया और उसने रिकमेंड किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाने के लिए कि एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक खोलो। 1935 में इस्टेब्लिश कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीयकरण की शुरुआत सबसे पहले RBI का नेशनलाइजेशन किया गया 1 जनवरी 1949 को। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1955 को नेशनलाइज कर दिया था। फिर 14 बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक जिनका 50 करोड़ से ऊपर का डिपॉजिट था उनको नेशनलाइज किया गया 19 जुलाई 1969 को। फिर 6 और बैंकों का जो है नेशनलाइजेशन किया जिनका जो है डिपॉजिट 200 करोड़ से ज़्यादा का था अप्रैल 1980 में, 1969 और फिर 1980 में 6 और बैंकों को कर दिया जाता है। RBI ने लॉन्च किया लीड बैंक स्कीम दिसंबर 1969 में ताकि जो है वीकर सेक्शन की मदद की जा सके। लीड बैंक स्कीम में एक बैंक को लीड बैंक बना दिया जाता है जिसकी जिम्मेदारी पूरे डिस्ट्रिक्ट में बैंकिंग की फैसिलिटी के लिए जो भी परियोजनाएं बनानी है, सर्वे करवाना, हर चीज़ को देखना, डेवलपमेंट करना उसी की जिम्मेदारी होती है। फिर ये कोऑपरेटिव का पूरा मामला निपट गया, लीड बैंक का कॉन्सेप्ट आ गया। फिर RRB आते हैं 1974 में, रीजनल रूरल बैंक RRB बनाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो ग्रामीण क्षेत्र के जो क्लाइंट होते हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाए गए थे, ठीक है। उसके अंदर में लिबरलाइजेशन हुआ यानी कि उदारीकरण की नीति आई। उसी में नरसिम्हन कमेटी ने फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के लिए 1991 में जो रिकमेंडेशन दी उसके तहत यानी कि नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन पर कंट्री को एक बार फिर से प्राइवेट सेक्टर बैंकों के लिए खोला गया। इसके पहले भी प्राइवेट सेक्टर बैंक थे लेकिन एक बार फिर से वंस अगेन जो है प्राइवेट सेक्टर बैंकों को सेटअप करने के लिए अलाउ किया गया। उसी के तहत ICICI बैंक और HDFC बैंक इस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद में फिर और भी प्राइवेट सेक्टर बैंक हुए लेकिन सबसे लास्ट में कोटक महिंद्रा बैंक को परमिशन दी गई 2003 में और यस बैंक को 2004 में। उसके बाद में इसके बाद में फिर किसी प्राइवेट बैंक को परमिशन नहीं दी गई। फिर कब दी गई? जब ये IDFC बैंक और बंधन बैंक थे, इनको यूनिवर्सल बैंक बनने का मौका दिया गया। यानी ये पहले से बैंक थे लेकिन इनको यूनिवर्सल बैंक यानी सारी सुविधाएं देने, सारी फैसिलिटी अवेलेबल करवा सके कस्टमर, इसके लिए अलाउ किया गया। कब? डेट नहीं दे रखी है, ठीक है, डेट नहीं दे रखी है, ठीक है यहाँ पर। तो यूनिवर्सल बैंक जो है लेकर के आए IDFC बैंक और बंधन बैंक को यूनिवर्सल बैंक की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। उसके बाद में इसी समय ही नचकेत मोर कमेटी के रिकमेंडेशन पर डिफरेंशिएटेड बैंक सामने आते हैं जिसमें पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक को लाइसेंस दिया जाता है 2015 में, ठीक है। उसके बाद में इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन, बस ये मेरे ख्याल से लास्ट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन अफेक्टिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैंक, बैंकों के एस्टेब्लिशमेंट के लिए कौन कौन से लेजिस्लेशन या कानून हैं? तो फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी बैंक एक्ट 1959 है, DICGC है ये, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1961 जो 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस पर कस्टमर देती है। उसके बाद में बैंकिंग कंपनी एक्विजिशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 और यही 1980 भी आता है। और द स्टेट बैंक रिपील एंड अमेंडमेंट एक्ट 2018 आता है जिसमें सारे के सारे जो इनके सब्सिडरी हैं उनको मर्ज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही बना दिया था। इवन महिला बैंक जो आया था उसको भी SBI में ही मर्ज कर दिया गया, ठीक है। तो बस यहीं पर बातें अपनी ख़त्म हो जाएंगी। तो अगर हम देखें कौन कौन से एक्ट हैं जो बैंकों के एस्टेब्लिशमेंट को प्रभावित करते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, SBI एक्ट 1955, SBI का सब्सिडरी एक्ट
1959, DICGC एक्ट 1961, बैंकिंग कंपनी एक्विजिशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 1980 और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिपील एंड अमेंडमेंट एक्ट 2018। ये सारे एक्ट हैं फ्रेंड जो कि प्रभावित करते हैं बैंकों के इस्टेब्लिशमेंट को। ठीक है फ्रेंड, तो बस यहीं पर अपना ये लेक्चर ख़त्म हो जाता है। होप है फ्रेंड्स आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। कमेंट वगैरह करके बता सकते हैं कि कैसा लग रहा है लेक्चर आपको, अच्छा है ख़राब है, और सब्सक्राइब वगैरह करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।